और नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है श्याम नारायण पांडे की बहुत ही प्रमुख कविता चेतक की वीरता। तो चलिए हम इसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। और इसका भावार्थ जानने से पहले श्याम नारायण पांडे का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए, श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 को हुआ और 1991 में उनकी मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य के ये अत्यंत लोकप्रिय वीर रस के कवि हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में अपनी ओजस्वी वाणी से उन्होंने देशवासियों में असीम उत्साह और राष्ट्र प्रेम का संचार किया। कहने का मतलब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो वीर रस से संबंधित है। और उन्होंने उस समय जब भारत स्वतंत्रता के दौर पे था तब उन्होंने वीर रस से बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी जो देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति संचार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसने। तो ऐसी इन्होंने बहुत सारी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म मैंने पहले बताया 1907 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जो वर्तमान में मऊ जिला बोलते हैं, वहाँ के डुमराव नामक ग्राम में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें हल्दी घाटी है, जौहर है, तुमुल है, रूपांतरण है, जय हनुमान और परशुराम, इनकी ये प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं या प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, हम अभी क्या करेंगे कि इसमें ये जो कविता पढ़ने वाले हैं, कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम, कौन सी कविता पढ़ रहे हैं, चेतक की वीरता। तो इसमें क्या बताया कि महाराणा प्रताप के जो प्रसिद्ध वीर घोड़े थे, उसका घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। और वो चेतक में अद्भुत वीरता थी, स्वामी भक्ति थी और युद्ध कौशल से परिपूर्ण था। तो उसी घोड़े का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि ने चेतक की गति, साहस और रणभूमि में उसके पराक्रम का अत्यंत ओजपूर्ण चित्रण किया है। कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी वीरता के बारे में, उसके साहस के बारे में और जो उसका पराक्रम जो करता था उसके बारे में बहुत ही सटीक तरीके से इस कविता में वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए हम उसका भावार्थ जानते हैं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए, इस चार पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में चेतक इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा था कि वह अन्य सभी घोड़े से अलग और अद्वितीय दिखाई दे रहा था। मतलब जो उनका चेतक घोड़ा था सबसे फास्ट भागने वाला घोड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि मानो हवा भी उसके सामने हार मान गई हो। कहने का मतलब यह है कि वो बहुत तेज भाग रहा था। ठीक है, यानी चेतक की असाधारण गति और शक्ति का यहाँ पे वर्णन किया है इन चार पंक्तियों में। अब देखिए, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब देखिए कितने अच्छे से बताया है कि जब तक राणा की पुतली फिरी नहीं, मतलब जैसे ही उसकी एक आँख इधर से वहाँ, यहाँ से आँख यहाँ से वहाँ हुई नहीं कि चेतक यहाँ वहाँ मुड़ जाता था। ठीक है, यानी चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप के संकेतों को तुरंत समझ लेता था। लगाम के हल्के से स्पर्श या संकेत पर वह बिजली की गति से दिशा बदल देता था। महाराणा प्रताप की आंखें जिस और घूमती उससे पहले ही चेतक उस दिशा में मुड़ जाता था। यानी महाराणा प्रताप जब बैठे थे घोड़े पे तो वो उनकी सारे हाव भाव को समझ जाता था कि ये कहाँ मुड़ना चाहते हैं, कहाँ चलना चाहते हैं। जैसे उनकी एक आँख फिरी कि उसको समझ में आ जाता कि मुझे यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, तो उतनी तेज़ी से वो चेतक क्या करता था, उनको वहाँ पहुँचाता था, उतनी तेज़ी से दौड़ता था। यानी यहाँ पे क्या भाव छुपा है इन चार पंक्तियों में कि चेतक की बुद्धिमत्ता, यानी वो अपने मालिक की हर एक चाल पर क्या रहता था, निगाह रखता था और वो अपने मालिक को समझता था। यानी उसमें इतनी बुद्धिमत्ता थी, सजगता थी और स्वामी भक्ति की, स्वामी के हिसाब से स्वामी क्या कहना चाहते हैं उसके पहले ही वो समझ जाता था। ठीक है, गिरता ना कभी चेतक तन पर, महाराणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा, अरे मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। देखिए कितने अच्छे से बोल रहे हैं कि चेतक को कभी कोड़े की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि महाराणा प्रताप उसको कोड़ा मारते ही नहीं थे। वह स्वयं ही पूरी निष्ठा और उत्साह से दौड़ता था।
युद्ध में वह शत्रुओं के सिरों पर से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ता था। उसकी गति और उड़ान देखकर ऐसा लगता था मानो वह धरती पर नहीं आकाश पे दौड़ रहा है। मतलब जब वो रणभूमि में जाता था युद्ध लड़ने, तब वो क्या करता था, युद्ध में शत्रुओं के सर के ऊपर से कूदता था, छलांग लगाता था और गति के हिसाब से भागता था, मानो ऐसा लगता था कि वो धरती पे नहीं आसमान पे चल रहा हो। ठीक है, यानी इसमें क्या भाव छुपा है, चेतक की वीरता और स्वाभिमानिता, युद्ध कौशल, इसके बारे में बताया कि वो उसमें युद्ध कौशल भी था, वो वीर तो था ही, और उसमें स्वाभाविक ही उसमें युद्ध कौशल के गुण थे और वो अपने मालिक को पूरी तरह से समझता था। ठीक है, देखिए, था यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है यहाँ नहीं। इसका मतलब क्या है कि चेतक इतनी तीव्र गति से युद्ध भूमि में इधर उधर दौड़ रहा था कि शत्रुओं को समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ है। एक क्षण में वो एक स्थान पे रहता था और दूसरे क्षण में दूसरे स्थान पे चले जाता था, मतलब इतना फास्ट था वो। ठीक है, यहाँ पे क्या भाव छुपा है कि चेतक की अद्भुत फुर्ती और चपलता के बारे में यहाँ पे बताया कि उसमें कितनी अद्भुत फुर्ती थी, एकदम बहुत ही बढ़िया, और उसमें चपलता भी थी कि वो शत्रुओं के हाव भाव को जानता था, उनको कैसे चकमा देना ये भी वो जानता था। ठीक है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, फंस गया शत्रुओं की चालों में। तो क्या बोल रहे हैं, देखो कि चेतक निडर होकर शत्रुओं की ढालों और तलवारों के बीच से घुस जाता था। वह किसी भी खतरे से भयभीत नहीं होता था। यद्यपि कभी कभी वह शत्रु की योजनाओं में भी फंस जाता था, पर फिर भी उसका साहस कम नहीं होता था। समझ में आ रहा है कि वो निडर होकर शत्रुओं के बीच में घुस जाता था और क्या करता था, यदि योजना में फंस भी जाए तो वो अपने साहस से निकल जाता था। ठीक है, यानी चेतक की निडरता और युद्ध में जोखिम उठाने की क्षमता के बारे में इस काव्य पंक्ति में बताया गया है। बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रजमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया। मतलब क्या है कि कवि चेतक की तुलना एक प्रबल नदी और भयंकर बादल से करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कवि कि चेतक की तुलना एक प्रबल नदी यानी बहने वाली जो बहुत ही प्रचंड नदी है उसकी तुलना उससे कर रहे हैं, और भयंकर वाले बादल से चेतक की तुलना कर रहे हैं। जैसे नदी अपनी लहरों के साथ आगे बढ़ती है ना, और जैसे बादल गरजते हुए छा जाते हैं, उसी प्रकार चेतक भी शत्रु की सेना पे क्या हो जाता था, टूट पड़ता था। ठीक है, यानी प्रचंड वेग के साथ जिस तरह से नदी अपने बहाव के साथ बिल्कुल उमड़ के चलती है, उसी तरह चेतक भी अपने शत्रुओं को चेनता चांदता और पैरों तले रौंदता हुआ आगे बढ़ता था। ठीक है, यानी चेतन के प्रचंड वेग और आक्रमण का यहाँ पे क्या है, आक्रमण का क्या है यहाँ पे चित्रण किया है। अब देखिए, भाला गिर गया, गिरा निसंग है टापों से खन गया अंग, बेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। देखिए, तो क्या कह रहे हैं कि चेतक के प्रहार और उसके खूरों की चोट से शत्रुओं के हथियार क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। कि जब चेतक प्रहार करता था अपने पैरों से, है ना, तो क्या करते थे, उसके हथियार जो है ना, शत्रुओं के हथियार गिर जाते थे और उनके शरीर घायल हो जाते थे। उसकी वीरता देख के पूरा शत्रु दल आश्चर्यचकित हो जाता था कि ये घोड़ा कैसे बुद्धिमत्ता से अपने मालिक को समझता है, युद्ध में जाके युद्ध लड़ता है और उसके साथ में अपने शत्रुओं पे भी प्रहार करता है। उसकी वीरता और उसकी चतुराई को देखकर आगे वाले शत्रु भी आश्चर्यचकित करते थे। ठीक है, यानी चेतक की युद्ध कौशलता और शत्रु पर उसके प्रभाव का यहाँ पे वर्णन किया गया है इस 4 पंक्ति में। तो समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की वीरता, तीव्र गति, स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। चेतक केवल एक घोड़ा ही नहीं है, बल्कि अपने स्वामी का सच्चा साथी और रणभूमि का महान योद्धा भी है। उसकी बहादुरी और निष्ठा भारतीय इतिहास में अमर है ना। तभी तो हम महाराणा प्रताप के घोड़े को याद करते हैं चेतक नाम से। ठीक है ना, तो उनकी कीर्ति अमर हो गई है। कहने का मतलब उसने अपनी वीरता, साहस और बल और बुद्धि के वजह से अमरता का तत्व प्राप्त किया। यानी उसने अपनी एक पहचान बनाई कि इतिहास हमेशा उसको याद रखेगा।
तो चेतक की अद्भुत वीरता, स्वामी भक्ति, तीव्र गति और रणभूमि में उसके अतुलनीय पराक्रम का गौरव चित्रण इस कविता में हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।